So, good evening, students. Yesterday, I haven't uploaded a video related with French Revolution, but आज मैं upload कर रहा हूँ. So, on that day, we have discussed day before yesterday. हमने discuss किया था जैसे कि नेशनल असेंबली के बारे में, बाकी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था. अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अगेन. देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको रिकल्मिनेट करना होगा, दोबारा से हमें कल्मिनेट करना होगा जिन चीज़ों को. अब जैसे कि हम देखते हैं नेशनल असेंबली. अब नेशनल असेंबली कब फॉर्म हुई थी? देखिए, नेशनल असेंबली फॉर्म कब हुई थी? 20 जून 1789. ठीक है. अब नेशनल असेंबली किससे बनी हुई थी? देखिए, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको यहां पे इंटर रिलेट करनी होंगी, ध्यान देंगे इस पे. थर्ड एस्टेट. नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को क्रिएट हुई थी, या यू कैन से 20 जून 1789 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था विद द लीडरशिप ऑफ एब्सास एंड मिराबू. एब्सास जो कि क्लर्जी के थे, एज वेल एज मिराबू जो कि नोबिलिटी को बिलोंग करते थे. बट हाँ, वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए. जो क्लर्जी है, जो लैंड टू बिल्स थे, उन्होंने सोसाइटी में बाकी लोगों को सप्रेस कर रखा था. एंड थर्ड एस्टेट वाज द सोल टैक्स पेयर, एज वेल एज वो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस भी चल रहे थे. फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट वो बर्थ प्रिविलेजेस एंड अदर काइंड ऑफ प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे. तो इस वजह से ये इक्वालिटी चाहते थे. दैट्स व्हाई यहाँ पे थर्ड एस्टेट ने 20 जून 1789 जब 5 मई को एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई बाय लुई 16, तो लुई 16 ने देखा कि हाँ, ओल्ड रेजाइम के अकॉर्डिंग अगर वोट हुआ तो टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे. लेकिन ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग थर्ड एस्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, देयर वर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट. वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. देखिए, मैं बार बार रिमाइंड कराऊंगा जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाए. तो 600 मेंबर्स वर देयर फ्रॉम थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट के 300, सेकंड एस्टेट के 300 थे. बट ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कि पर एस्टेट को एक वोट था, इन्होंने मना कर दिया दैट वी आर नॉट एग्री विद ओल्ड रेजाइम, द वोटिंग सिस्टम नहीं. अब एंटायर असेंबली, पूरी असेंबली, दैट मीन्स 1200 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, 600 प्लस 300 प्लस 300, ये पूरी असेंबली एज अ होल वोट करेगी एंड उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा. बट लुई 16 वाजंट रेडी टू डू दैट, इसलिए इसने असेंबली क्लोज कर दी, वहां मीटिंग क्लोज कर दी कि नहीं, इसके आगे फर्दर कोई मीटिंग नहीं होगी. इवन जिस हॉल में ये मीटिंग हो रही थी वहां पर इसने उसको लॉक कर दिया, यू कैन से सभी को बाहर कर दिया. सो देन ये जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, दे गैदर्ड ऑन 20 जून 1789 इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स. ठीक है, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, आई विल टेल यू लेटर ऑन. नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है. अब ये कब क्रिएट हुई? 1789 में. जबकि नेशनल कन्वेंशन कब क्रिएट हुआ? 1792. So what is the meaning of convention? Convention means, नेशनल कन्वेंशन मीन्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, सब गैदर हुई. दैट वाज नेशनल कन्वेंशन. अल्टीमेटली नेशनल असेंबली की ही रीनेमिंग नेशनल कन्वेंशन में हुई थी. कन्वेंशन, द कन्वेंशन कहा जाता है जिसको. बट इसमें था क्या? ये थे कौन? मीटिंग ऑफ ऑल द पार्टीज, दैट वाज नेशनल कन्वेंशन. अब इनका रिलेशन क्या है, ऑल दैट मैं सारी चीजें बताऊंगा. नेशनल असेंबली से क्या बनी थी? नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली, और यू कैन से नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्योंकि 1789 में नेशनल असेंबली ने जब किंग से उसकी पावर ली, मतलब किंग को टिट्यूलर हेड, आपको मैं ये वर्ड पहले भी बता चुका हूं, टिट्यूलर मींस नॉमिनल हेड, रियल पावर्स इसके पास नहीं थे. अब किंग एक टिट्यूलर हेड हो गया था. अब कॉन्स्टिट्यूशन नया बन रहा था. इससे पहले जब किंग रियल पावर ओन करता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिलीजन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन.
सो अब यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दैट्स वाई नेशनल असेंबली से बाद में क्या कन्वर्ट हुआ, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद बनी 1791 में, जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली से कन्वेंशन। देयर आर 4 स्टेप्स, नेशनल असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, देन नेशनल कन्वेंशन। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे पावर किसने ली, यहां पे इनसे पावर किसने ली, यहां पे किंग से पावर नेशनल असेंबली ने ली। एंड नेशनल असेंबली में मेंबर्स कौन थे, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे मेनली। एंड टोटल पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी 95%। नाउ अब नेशनल कन्वेंशन जो था, नेशनल कन्वेंशन के 2 पार्ट थे। अब ये 2 पार्ट क्या है, एक जैकोबिन्स है, एक जिरोंडिस्ट, या यू कैन से जिरोंडिन्स। अब ये कौन है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हिस्ट्री को बोरिंग ना समझ के इसको अगर आप इंटर रिलेट करें, इसको समझें। देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट जरूर करना होता है अपने आप को। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड इसके बाद फर्दर कोई भी टॉपिक आप हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे तो वो आपके लिए इजीली गेटेबल होगा, आप आसानी से उसको यू कैन से ग्रास्प कर सकेंगे। नाउ चलिए आगे देखते हैं। सो जिरोंडिस्ट एंड जैकोबिन्स ये थे कौन, एक्चुअली थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली फॉर्म की थी, ठीक है। एंड नेशनल असेंबली में कितने टोटल मेंबर्स कितने थे, 745। अब इसमें 2 डिविजन्स बता दूं मैं, जैसे कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। बेसिकली पार्लियामेंट के 2 हाउसेज कौन कौन से हैं हमारे, राज्यसभा एंड लोकसभा, यू कैन से अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो यहां पे भी अपर हाउस एंड लोअर हाउस था। देखिए बुक में भले गिवन है या नहीं है, बट हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अबाउट द टॉपिक, जिससे कि हम चीजों को बेटर वे में समझ पाए। सो अपर हाउस जो था, हाउस ऑफ एंशिएंट्स कहते थे इसको, हाउस ऑफ एंशिएंट्स। एंड दिस वाज हाउस ऑफ 500। देखिए 745 में से हाउस ऑफ एंशिएंट्स, जो थे, हाउस ऑफ एंशिएंट्स में नियरली 250 मेंबर्स थे। एंड हाउस ऑफ 500, आपको क्लियरली इसका नंबर दिख रहा है, दिस वाज द लोअर हाउस, ठीक है। आपकी बुक में एक टॉपिक गिवन है, डायरेक्टरी रूल्ड ओवर फ्रांस। हाँ, डायरेक्टरी रूल्ड फ्रांस। अब ये आफ्टर द फॉल ऑफ रॉबेस्पियर की बात करूंगा मैं भी, आएगी बातें, इनमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। बट अब ये 500 जो लोअर हाउस एंड ऑल दैट, इसमें अभी डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। देखिए मैंने बताया अभी आपको डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी क्यों फॉर्म की गई थी। पहले तो डायरेक्टरी में मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 5 मेंबर्स थे डायरेक्टरी में, 5 मेंबर्स थे जो कि कौन थे, इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए डायरेक्टरी में विद इन नेशनल असेंबली अपर हाउस लोअर हाउस था, इसमें एक डायरेक्टरी भी थी। डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे। ये जो 5 मेंबर्स थे ये कैसे थे, इलेक्टेड थे। अब इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या था, मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, इसका रिलेशन है, डायरेक्टली बताऊंगा कैसे। 5 मेंबर्स जो थे डायरेक्टरी में, इनको इलेक्ट कौन करता था, लोअर हाउस सबसे पहले इनको इलेक्ट करता था। इनकी एक लिस्ट बनाई जाती थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हुआ करते, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स वर देयर। 5 है तो आउट ऑफ सेवरल मेंबर्स 5 को
चूज किया जाता था। अब ये जो लिस्ट प्रिपेयर करते थे इलेक्टेड मेंबर्स की, वो लिस्ट हाउस ऑफ एंशिएंट, दैट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनके पास जाती थी। ये डायरेक्टली डायरेक्टर्स को जो लिस्ट थी ये डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते थे। जो लिस्ट लोअर हाउस इनके पास, हाउस ऑफ 500 इनके पास देता था, उसी लिस्ट को ये फर्दर आगे पहुंचाते, उनमें से 5 मेंबर्स को चूज किया जाता था। अब ये जो 5 मेंबर्स थे, ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 मेंबर्स थे, इन 5 मेंबर्स में से हर एक मेंबर का, इनका टोटल ओवरऑल टेन्योर कितना था? 1 ईयर, 1 ईयर टेन्योर। टेन्योर स्टैंड्स फॉर कार्यकाल। तो इनका 1 ईयर टेन्योर था और इसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। इनमें से हर एक मेंबर को 3 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता था। हर एक मेंबर को 3 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता था। 3 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट किसका? फ्रांस का। यहां पे अभी चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी, बहुत मतलब आपको भी यहां पे रिलेशन दिखेगा कैसे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, दैट वुड बी मच बेटर, फिर हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो हर एक डायरेक्टर को 3 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता था। प्रेसिडेंट किसका? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के 2 पार्ट्स थे, हमने पहले ही देख लिए। जस्ट लाइक नेशनल असेंबली, इट वाज पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। नेशनल असेंबली कुछ और नहीं थी, वो पार्लियामेंट ही थी। तो इसमें से हर एक मेंबर को 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था। हर एक मेंबर को 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था, वो प्रेसिडेंट बनता था। उसके बाद उनको हटा के नेक्स्ट मेंबर को 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था। इनका टेन्योर 1 ईयर होता था। फिर उसके बाद नए डायरेक्टर्स को चूज किया जाता था। ऐसा क्यों किया गया? अब देखिए बात आएगी, मैंने कहा था ना इसके पीछे डीप स्टोरी है। ऐसा क्यों किया गया, क्या रीजन था कि 3 मंथ्स के लिए ही डायरेक्टर बनाया जाता था? इससे पहले जो पावर थी, पावर वॉज रिसाइडेड इन वन हैंड अंडर लुइस 16 मोनार्क। अब ये नहीं चाहते थे कि कोई भी एक सिंगल पर्सन अल्टीमेट पावर को यूज करे या अल्टीमेट पावर को बियर करे, एज वेल एज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर भी देखिए कहां से चीजें कहां कन्वर्ट होंगी। नेशनल असेंबली ने 1789, अगेन इसको रब कर देते हैं पहले, ये ज्यादा बेटर रहेगा। नेशनल असेंबली ने 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की प्रोसेस स्टार्ट की, एज वेल एज यहां 1789 के रेवोल्यूशन के बाद क्या फॉर्म हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स किंग वॉज देयर, किंग वॉज देयर, किंग भी हेड थे, किंग बट टिट्यूलर हेड थे, लाइक आवर प्रेसिडेंट, लाइक आवर प्रेसिडेंट। तो किंग यहां पे टिट्यूलर हेड थे, बट किंग के पास स्पेशल वीटो पावर थी, वीटो। 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें अबाउट द किंग, उसकी पावर, वो जज भी हुआ करता था, यू कैन से जुडिशियरी का हेड कह लो, एज वेल एज वो वीटो भी ऑन करता, तो उसमें वीटो मेंशन्ड है, देखिएगा। अब वीटो पावर क्या होती है, आप सभी को पता होना चाहिए वीटो पावर क्या होती है। कि मान लिया जाए एक असेंबली है, वो असेंबली कोई डिसीजन लेती है और किसी भी पर्सन के पास वीटो पावर है। एक असेंबली है, वो कोई डिसीजन लेती है और किसी के पास भी, एक पर्सन के पास वीटो पावर, या 4 पर्सन के पास या 10 पर्सन के पास वीटो पावर है, और उनमें से अगर कोई एक सिंगल पर्सन भी कह देता है कि आई एम नॉट एग्री विद योर डिसीजन, तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। जस्ट लाइक सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनिट है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। देखिए आपने छोटी क्लासेस में, व्हेन यू आर इन 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, वहां पे यूएन के बारे में गिवन है। तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर काउंसिल है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स है। इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाली थी, बट जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पहले मना कर दिया था। एंड आफ्टर दैट इंडिया ट्राइड लॉट मेनी टाइम्स, इवन इन रीसेंट पास्ट हमने कोशिश की थी, लेकिन वो मेंबरशिप हमें नहीं मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिशन ऑफ चाइना। चाइना नहीं चाहती कि हम एक सुपर पावर के तौर पे बाहर आए। सो अब सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। चाइना है, रशिया है,
अमेरिका है, फ्रांस एंड ब्रिटेन है। दीज आर 5 परमानेंट मेंबर्स। अब 5 मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया। सिक्योरिटी काउंसिल क्यों फॉर्म की गई है, इसके पीछे सारा रीजन मैं बताऊंगा आपको क्या है। एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए फॉर्म की गई कि कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के अगेंस्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1945 टू स्टॉप द थर्ड वर्ल्ड वॉर। व्हाट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन? यूनाइटेड नेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोकना। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती तो मतलब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, अभी भी ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो डेफिनेटली इट वुड बी द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन एवर। इसको रोकने के लिए ही यूएन को फॉर्म किया गया था, एज वेल एज वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई जिसमें टॉप सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड है कि कोई भी नेशन इलीगली किसी और कंट्री को ऑक्यूपाई करता है या उस पर अटैक करता है या उस पर मिलिट्री पावर को यूज करता है तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, इवन उसके अगेंस्ट वॉर वेज भी कर सकती है। सो सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी वीटो पावर है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के पास जैसे 5 मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ वी आर गोइंग टू अटैक ऑन दैट कंट्री, कि हाँ हम उस कंट्री पे अटैक करेंगे कि वो वर्ल्ड पीस को यहाँ पे डिसमेंटल करने की कोशिश करेगी। अब उनमें से अगर एक मेंबर मना कर देता है, 5 में से एक मेंबर कि नो आई एम नॉट रेडी टू डू दैट, तो ये 5 मेंबर्स में से जो एक मेंबर ने मना किया, 4 मेंबर चाहते कि अटैक होना चाहिए या उस कंट्री को रोकना चाहिए, सो दे आर नॉट एबल टू डू दैट, दैट इज वीटो। सो यहाँ पे किंग के पास अभी भी, लुईस 16 के पास अभी भी वीटो पावर थी। लुईस 16 के पास वीटो पावर थी। अभी देखिए चेंजेस कैसे आएंगे। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे एस्टेब्लिश की 1789 में, एंड 1791 तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना नहीं तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही थी वहां पे। इज दैट क्लियर? सो अब नेशनल असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, देन कन्वेंशन आता है 1792 में। सो इसके बाद क्या होता है? इन अप्रैल 1792, अप्रैल 1792, देखिए मैंने ये डेट क्यों मेंशन किया, आपकी बुक में भी ये डेट मेंशन है एनसीईआरटी में। देखिए जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या दोज हु आर स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, पीसीएस एग्जाम्स एंड स्टेट एग्जाम्स, जो भी सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है। आपकी सतीश चंद्रा एंड आर एस शर्मा एंड ऑल दैट, आपको बहुत सारी जो बुक्स हैं वो पढ़नी ही पड़ेंगी, और भी देयर आर लॉट मेनी अदर बुक्स। चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेन बुक्स हैं। बट अप्रैल 1792 का ये मतलब इसको हम क्यों मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे? अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट हुम? ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। अब नेशनल असेंबली ने इनके अगेंस्ट वॉर क्यों डिक्लेयर किया, क्या रीजन था? एक्चुअली लुईस 16 ने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की, किसके साथ? प्रूशिया के साथ। लुईस 16 ने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन की प्रूशिया के साथ कि आप फ्रांस पे अटैक करो, नेशनल असेंबली को डिसमेंटल करो और दोबारा से मोनार्की एस्टैब्लिश कर दो, मेरी हेल्प करो। अब प्रूशिया ऐसा क्यों कर रहा था? डेफिनेट सी बात है, हमारे मन में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कर रहा था? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रूशिया ऑस्ट्रिया का फ्रेंड था, पहला रीजन। अब वो इसके साथ क्या रीजन जुड़ा वो बताता हूं। एक्चुअली ऑस्ट्रिया वही कंट्री है जहां की प्रिंसेस की मैरिज हुई थी लुईस 16 से, मैरी एंटोनेट और मैरी आंतोनेट थी, जो भी कहना चाहे आप, जो वहां के लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, नेटिव लैंग्वेज वहां की। सो ऑस्ट्रिया लुईस 16 का ससुराल था, डेफिनेट सी बात है वो हेल्प करेंगे, एंड प्रूशिया ऑस्ट्रिया का फ्रेंड था। फॉर दिस रीजन, ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या था? यहां पे जो चेंजेस हो रहे थे, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया एंड अदर नेशंस जो कि मोनार्की थे, दे वर इन फियर। इनको डर था कि जो चेंजेस फ्रांस में हो रहे हैं, अगर वो चेंजेस हमारी कंट्री में भी हुए तो जो हमारा रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड सेम थिंग, जैसे नेशनल असेंबली फ्रांस में रूल कर रही है वैसे हमारे यहां भी रूल करेगी। फॉर दैट रीजन
ये रेडी थे हेल्प करने के लिए किसकी, लुइस 16। बट फ्रेंच स्पाइज ने इनको बता दिया कि जो ऑस्ट्रियन एंड प्रूशियन आर्मी है दे आर गोइंग टू इन्वेड फ्रांस एंड ऑल दैट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने उनके साथ वॉर वेज, यानी कि वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। इज दैट क्लियर? जहां तक क्लियर है, आगे आएगी बहुत सारी बातें हैं अभी तो। देखिए अब इसके बाद मैं इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इंसरेक्शन ऑफ 10 अगस्त 1792। अब ये इंसरेक्शन स्टैंड्स फॉर विद्रोह। अब ये विद्रोह क्या था, ये विद्रोह क्या था, हम विद्रोह को देखेंगे। एक्चुअली 10 अगस्त 1792, होल्ड ऑन, अब 10 अगस्त 1792 नेशनल गार्ड्स on 10 August 1792, National Guards attacked on Palace of Tuileries। Palace of Tuileries पे इन्होंने अटैक किया। क्यों अटैक किया? एक्चुअली नेशनल असेंबली में जो नेशनल गार्ड्स, नेशनल गार्ड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीपल्स मिलिशिया अटैक ओवर फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बास्टाइल और बास्टील कह लो आप, उसके ऊपर जब इन्होंने अटैक किया था पीपल्स मिलिशिया 14 जुलाई 1789, तो उसमें जो पीपल्स मिलिशिया में जो भी लोग थे एज वेल एज जो आर्मी के पर्संस जो थे जो अपोज कर रहे थे लुइस 16 को, उन दोनों से मिलकर फॉर्म हुआ था नेशनल गार्ड। उन दोनों से मिलकर क्या फॉर्म हुआ था? नेशनल गार्ड। तो नेशनल गार्ड्स के 8,000 सोल्जर्स, 8,000 सोल्जर्स दे वर स्टेशन्ड एट पेरिस। वो पेरिस में थे एंड पेरिस ऑफ ट्यूलरीज पे अटैक करने की प्लानिंग में थे। एंड अमेजिंग थिंग अबाउट दिस क्या है, मैंने कहा था आपको एक नाम आएगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। Maximilian Robespierre was also there in France, and he played major role in that insurrection of 10 August 1792। आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट आप जब अदर रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे जिनमें हिस्ट्री काफी डीप दी हुई है, तो वहां पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बात आएगी, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के ही टॉपिक आने वाला है। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस इंसरेक्शन में मेन रोल प्ले किया था। ये 8,000 जो सोल्जर्स थे, नेशनल गार्ड जो वहां स्टेशन थे, उन्होंने यहां डिमांड की कि एंड दिस फॉर वंस एंड ऑल, हमेशा के लिए इसको खत्म कर दिया जाए। ये जो मोनार्की के साथ मिलके हम रूलिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा यहां पे परमानेंटली मोनार्की को एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। नाउ अब क्या हुआ यहां पे, देखिए सीरीज ऑफ थिंग्स ऐसे एक दिन में नहीं होता। जब भी नेशनल असेंबली किसी भी तरह का कोई डिसरी, कोई लॉ, कोई ऑर्डर पास करती, लुइस 16 उस लॉ या डिसरी को वीटो कर देते। देखिए प्रॉब्लम कहां खड़ी हो रही है, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहले जो किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। नेशनल असेंबली वैसे ही काफी प्रॉब्लम में थी, क्योंकि सोसाइटी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। अब सोसाइटी क्यों नहीं तैयार थी? दे वर इन फियर ऑफ चर्च। अब चर्च के फियर में क्यों थे? क्योंकि चर्च ने लोगों को ऐसा बताया था कि जो किंग है, जो रूलर है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड इफ यू आर अपोजिंग हिम दैट मीन्स यू आर अपोजिंग गॉड। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट confusion, deep confusion and conflict was occupied in France at that point of time। उसमें लुइस 16
बार बार नेशनल असेंबली के डिसीजंस को वीटो कर रहा था, बार बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेशनल असेंबली भी काफी परेशान हो चुकी थी कि हर चीज पे ये वीटो कर रहे हैं. तो व्हाट इज दिस कि मतलब यू डोंट वांट अस, यू डोंट लेट अस टू रूल प्रॉपर्ली, आप हमें रूल ही नहीं करना देना चाहते. इसीलिए 8,000 सोल्जर्स जो वहां थे उन्होंने कहा कि नहीं, लेट एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए इसको सेटल डाउन किया जाए. तो इसी वजह से इन्होंने अटैक किया पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. अब इनको जो वहां पे देखिए, आई टोल्ड यू ना, जो चीज बुक में गिवन है अगर वही मैं बताऊंगा तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेक्चर, दिस वीडियो. कुछ डिफरेंट होना चाहिए एज वेल एज कनेक्शन होना चाहिए. सो लुइस 16 की प्रोटेक्शन में था कौन यहां पे? स्विस गार्ड्स. लुइस 16 की प्रोटेक्शन में कौन था यहां पे? स्विस गार्ड्स. एज वेल एज स्विस गार्ड्स का नंबर कितना था यहां पे? देयर वर 900 स्विस गार्ड्स वर देयर टू प्रोटेक्ट लुइस 16 एंड हिज फैमिली. अब जब 8,000 मेंबर्स ने इन पे अटैक किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 600 स्विस गार्ड्स इसमें मार दिए गए. दे वर किल्ड इन दिस अटैक. 600 Swiss guards as well as 200 were captured. As well as जो ये 8,000 नेशनल गार्ड्स जो वहां स्टेशन थे जब उन्होंने अटैक किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें से 200 to 400 नेशनल गार्ड्स भी मरे. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब इस अटैक का रिजल्ट क्या है? देखिए, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका एक रिजल्ट तो डेफिनेटली होगा ही. अब इसका रिजल्ट क्या था वो बताता हूं मैं. अब इसका रिजल्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. अब यहां पे रिपब्लिक आ चुकी थी, मींस अब नेशनल असेंबली, अब यहां पे कोई टिट्यूलर हेड, कोई मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी. अब यहां पे नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक एस्टैब्लिश कर दी. यहां पे आया था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 1793. देखिए यहां पे आपने तो बुक में यही पढ़ा है कि देयर वाज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज कंप्लीटेड इन 1791. बट आफ्टर दैट जब यहां पे ये एंड हुआ, यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी वो एंड हुई, उसके बाद यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जब एस्टैब्लिश हुई तब यहां पे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ. दैट मींस यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए. अब यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ गया था? नेशनल असेंबली, और यू कैन से नेशनल कन्वेंशन. अब देखिए यहां पे चीजें कैसे टर्न होंगी. हमें इंटर रिलेशन बनाना था, इंटर रिलेशन हमारा बन गया. नाउ अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था डायरेक्टरी वाली बात. डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स. डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स. हर एक मेंबर का टेन्योर कितना था? 3 months. ओवरऑल टेन्योर कितना था डायरेक्टरी का? 1 year. ओवरऑल टेन्योर कितना था? 1 year. अब डायरेक्टरी को चूज कौन करता था? 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. हाउस ऑफ एंशियंट्स जिसमें नियर अबाउट 250 मेंबर्स थे, एंड हाउस ऑफ 500 दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि पहले एक्टिव मेंबर्स जिनको चूज करते थे उन्हीं में से मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट चूज की जाती थी. वो लिस्ट आगे पहुंचाई जाती थी हाउस ऑफ एंशियंट्स के पास, उनमें से वो 5 मेंबर्स को चूज किया करते थे. नाउ देखिए आगे चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी. इंसरेक्शन हो गया. अब यहां पे जब 10 अगस्त पे ये इंसरेक्शन हुआ उसके बाद उसके एग्जैक्टली मोनार्की से ये जो पावर छीनी गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुई. ये पूरा इंसिडेंट कब हुआ? ऑन
21 सितंबर 1792। सी याद रखिएगा, इससे 6 वीक बाद, इससे आफ्टर 6 वीक ऑफ दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के 6 वीक बाद यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुआ। देखिए अब आगे चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी। नाउ अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी हम इस पॉइंट को छोड़ के इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, रीजन है इसका। अब जिरोंडेंस एंड जैकोबिन्स, ठीक है। अब ये कौन थे, जिरोंडेंस एंड जैकोबिन्स, ये दोनों ही नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे। अब ये थे कौन, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। जिरोंडेंस बिजनेसमैन, सो जिरोंडेंस कौन थे, बिजनेसमैन बेसिकली, एंड जैकोबिन्स कौन थे, वर्कर्स। देखिए अब इनमें क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा है। जिरोंडेंस यानी कि थर्ड एस्टेट में से ये लोग कौन थे, जेंट्री। जेंट्री मींस एलीट, मींस हाई कास्ट, उच्च वर्गीय लोग थे ये लोग। कौन, किसमें, थर्ड एस्टेट में। जिरोंडेंस जेंट्री ऑफ थर्ड एस्टेट, एलीट ऑफ थर्ड एस्टेट, वेयरएज वर्कर्स कौन थे, जैकोबिन्स। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे चेंजेस कैसे आएंगे। अभी आप यहाँ पे एक और डिफरेंस इनमें क्लियर दिखेगा आपको। अब इनको आपके मन में आ रहा होगा ये जिरोंडेंस और जैकोबिन्स नाम क्यों, जिरोंडेंस इनका नाम क्यों था। इनमें से मैक्सिमम लोग, ये जो बिजनेसमैन का ग्रुप था इन नेशनल असेंबली, इनमें से मैक्सिमम लोग कहां के थे, जिरोन। जिरोन इट्स अ टाउन ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का एक टाउन है जिरोन, इसीलिए इनको जिरोंडेंस कहा जाता है। मैक्सिमम जो ये बिजनेसमैन थे, जिरोंडेंस जो थे, ये कहां से थे, जिरोन से, इसीलिए इनको कहा जाता था जिरोंडेंस। वेयर एज जैकोबिन्स, जैकोबिन्स इनको ये नाम कहां से मिला, चर्च ऑफ जैकोबा। जबकि आपकी बुक में व्हाट इज गिवन देयर, आपकी बुक में गिवन है Jacobins got their name from the convent Saint Jacobs. Rather than Saint Jacob, it is Church of Jacoba, जो कि फ्रांस में ही था। अब इनको ये नाम कैसे मिला, चर्च ऑफ जैकोबा की वजह से, जैकोबिन्स का। देखिए अभी यहां पे इनके बीच में भी टसल स्टार्ट होगी। अब ये जिरोंडेंस और जो जैकोबिन्स थे, दोनों ही नेशनल असेंबली का पार्ट थे। डायरेक्टरी वाली बात मैंने बता दी आपको। अब क्या होता है, जहां पे इंसरेक्शन ऑफ 31 मई टू जून 1793, मैंने ये आपकी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट मैंने ये इंसिडेंट क्यों मेंशन किया यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैं यहाँ पे ये इंसिडेंट क्यों मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे भी इंसरेक्शन हुआ अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट जिरोंडेंस। जैकोबिन्स ने जिरोंडेंस के अगेंस्ट यहां पे इंसरेक्शन परफॉर्म किया। जैकोबिन्स ने जिरोंडेंस के हाथ से पावर छीन ली, जैकोबिन्स ने जिरोंडेंस के हाथ में से पावर छीन ली। अब जो डायरेक्टरी बनी, देखिए बातें इंटररिलेट करेंगी। अब जो डायरेक्टरी बनी, डायरेक्टरी में अब मेंबर्स किसके थे, जैकोबिन्स के। डायरेक्टरी में अब मेंबर्स किसके थे, जैकोबिन्स के, जिरोंडेंस के नहीं। तो पावर में कौन आ गया इन नेशनल असेंबली, जैकोबिन्स। अब देखिए यहां से ऑटोमेटिकली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर,
इनके बारे में बात करेंगे अब। इसीलिए मैंने अभी तक इनका नाम मिटाया नहीं था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बेसिकली हु वाज ही, ये थे कौन, देखते रहेंगे। ही वॉज स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन पॉलिटिशियन होते हैं जिनको प्रवक्ता कहते हैं, जो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, फैक्शन या एसोसिएशन, पॉलिटिकल फैक्शन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल ग्रुप के लिए बोलते हैं, जिनको हम प्रवक्ता कहते हैं। तो ही वॉज स्पोक्सपर्सन ऑफ जैकोबिन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा। सेकेंड वन, ये और क्या थे, ही वॉज a lawyer by profession. Maximilian Robespierre was a lawyer by profession. Next thing, ठीक है, is that clear? As well as he was also a member of National Assembly. He was also a member of National Assembly and इनको चूज किया गया। देखिए 10 अगस्त 1792 की इंसरेक्शन में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। इनको चूज किया गया किस में, डायरेक्टरी। सो डायरेक्टरी में मेंबर्स कितने थे, 5 मेंबर्स थे। हम में से किसी ने, मतलब देखिए सभी हैं, हम सभी ऐसा सोचते हैं, हम सभी का जो ब्रेन है वो क्रिटिकल क्वेश्चंस करता ही है। तो जब हमने पढ़ा, जैसे कि आपकी 9th की एनसीईआरटी में अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया कि नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, उसके बाद रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुई फ्रांस में। रिपब्लिक एस्टैब्लिश होने के बाद वहां पे जैकोबिन्स के बारे में गिवन है, जिरोंडन्स के बारे में गिवन नहीं है। तो ऑल ऑफ सडन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करने कैसे आ गया, ऑल ऑफ सडन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करने कैसे आ गया, हमारे मन में क्वेश्चन आया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि स्कूल में टीचर के सामने अगर आप क्वेश्चन पुट अप करते हो तो टीचर कहता है यू सिट डाउन, जस्ट लाइक दैट। तो नहीं, बच्चों में ये होता है। तो बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ फियर थोड़ा सा बच्चे नहीं पूछते हैं कि हम अगर पूछेंगे तो शायद हमारी यहाँ पे बेइज्जती होगी एंड ऑल दैट, डिसरिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें मतलब लोग, पीपल विल थिंक दैट वी आर फुलिश एंड ऑल, हम बेवकूफ हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आंसर मिलेंगे आपको। नाउ तो ये डायरेक्टरी के मेंबर थे, 5 मेंबर्स में से एक ही मेंबर थे ये। सो जब जैकोबिन्स पावर में आए, देखिए जब जैकोबिन्स पावर में आए तो ये डायरेक्टरी के मेंबर थे एंड इनका टेन्योर आया 3 मंथ्स का। उसके बाद इन्होंने सारी पावर खुद एक्वायर कर ली। आपकी बुक में ये गिवन है कि 5 मेंबर्स डायरेक्टरी जो है, जब 1794 का जब रेन ऑफ टेरर एंड हो जाता है, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल एंड हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा गिवन है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की पावर में से जाने के बाद डायरेक्टली आ जाती है, 5 मेंबर्स में पावर डिवाइड कर दी जाती है। नहीं, ये पहले ही ऑलरेडी हो चुका था, ये चीज पहले ही ऑलरेडी हो चुकी थी। ऐसा पहले ही था ऑलरेडी, बट इसको इस तरह से बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, काफी लेंदी हो जाता। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूल करने आ गए। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब रूल करने आए, फ्रॉम 1793 to 94 he ruled over France for 1 year, but this was the darkest period ever faced by France. ये सबसे डार्क पीरियड था। क्यों था मैं बताऊंगा, बट बिफोर दैट कुछ चीजें और थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा मैं। आपको मैंने भी एक डेट बताई थी, 21 सितंबर 1792। तो 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, अगेंस्ट लुइस 16, अगेंस्ट लुइस 16 ट्रीजन का केस चलाया गया।
देशद्रोह, राजद्रोह का केस चलाया गया। कहां? रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, रेवोल्यूशनरी कोर्ट कह लें आप ट्रिब्यूनल को। तो यहां पे रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के थ्रू लुइस 16 पे ट्रीजन का मुकदमा केस चलाया गया, जिसमें इनको दोषी करार दिया गया एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। एंड ऑन 21 January 1793, on 21st January 1793 he was publicly executed. He was publicly executed at the place de la Concorde, that is given in your book में भी given है आपके। So 21st January 1793 लुइस 16 को on the charge of treason एग्जीक्यूट किया जाता है, पब्लिकली गिलोटिन कर दिया जाता है, बिहेड कर दिया जाता है इनको। गिलोटिन बताऊंगा मैं अभी गिलोटिन के बारे में। एंड इनकी वाइफ मैरी एंटोनेटे या मैरी एंटोनेट कह लो आप, 16 सितंबर 1793। सो 16 सितंबर 1793 इनकी वाइफ को भी एग्जीक्यूट किया जाता है, मैरी एंटोनेट को। सो एक्चुअली अब आप यहां पे देख क्या रहे हैं, यहां पे गिलोटिन हो रहे हैं लोग। अब ये गिलोटिन कर कौन रहा है? अल्टीमेटली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। एक्चुअली मैंने कहा दिस वाज द ग्रिम पीरियड, दिस वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ फ्रांस इन एंटायर हिस्ट्री। अभी तक जितना भी देखा फ्रांस ने, ये बहुत ही डार्क पीरियड था। क्यों था? आई टेल यू, देखते हैं। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर केम इनटू पावर, ये पावर में आए तो सबसे पहले यहां पे जो चेंजेस आए, देखिए चेंजेस, ये स्टडी करना जरूरी है। चेंजेस जो आए, पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी।
कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश कर दिए गए सोसाइटी में, मींस इट इज अबाउट इक्वालिटी इन सोसाइटी। कैपिटलिज्म को अपोज किया गया यहाँ पे, कैपिटलिस्ट यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया वैसे। सो कैपिटलिज्म को अपोज किया गया कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी है चीजें वो सभी में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, उसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, नेशनल असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय थर्ड एस्टेट, उसमें भी जैकोबिन्स कौन थे? जैकोबिन्स बेसिकली वर्कर्स थे, तो ये कैपिटलिज्म के इसीलिए अगेंस्ट है, इसीलिए कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश किए गए, सोसाइटी में स्प्रेड किए गए, प्रोपगेट किए गए। मीट एंड ब्रेड वर राशन, अब गवर्नमेंट ने मीट और ब्रेड को राशन करना शुरू कर दिया, मींस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी एट फिक्स्ड रेट्स, और ये फार्मर्स से इनको खरीद भी रहे थे। एज वेल एज प्राइसेस वर फिक्स्ड, कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स कर दिए गए। आपकी बुक में एक और चीज मेंशन्ड है, पेंड ईगलाइट, जो व्हाइट फ्लोर था उसको बैन कर दिया गया, एंड होल व्हीट ब्रेड, इक्वालिटी ब्रेड, हाँ पेंड ईगलाइट दैट इज इक्वालिटी ब्रेड, वो सभी को कंज्यूम करने का ऑर्डर यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने स्प्रेड किया। एज वेल एज इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एस्टैब्लिश। ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम, देखिए जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ये सारी चीजें आ चुकी थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था फ्रांस में कि ये एस्टैब्लिश हुई थी। पूरे एंटायर वर्ल्ड में कभी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी चीजें किसी को नहीं दी थी, पर्टिकुलरली दीज फंडामेंटल राइट्स, आप जिनको कह सकते हो, आज हम इनको फंडामेंटल राइट्स, मानवाधिकार कहते हैं जिनको, ये फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया। एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन्होंने कैसे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने पहले मॉन्सायर एंड मदाम कहा जाता था, मैडम एंड सर, तो मैडम एंड सर की जगह इन्होंने दो चीजें स्प्रेड की यहाँ पे, मैडम एंड सर की प्लेस पे यहाँ पे मॉन्सायर एंड मदाम ना कह के साइटोयन एंड साइटोइन, अब लोगों को साइटोयन एंड साइटोइन कहना था रादर देन सर एंड मैडम। सो इन्होंने फार्मर्स को फोर्स भी किया, यू हैव टू सेल योर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ही बेचना है, गवर्नमेंट के फिक्स प्राइसेस पे बेचना है। तो इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट सप्रेशन एंड इंसिडेंट मैं बताता हूं अबाउट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर व्हेन ही केम इनटू पावर इन फर्स्ट वीक, ओनली इन 1 वीक, आई विल टेल यू, एक वीक में इन्होंने क्या किया, जैसे ये पावर में आए, इन्होंने ओनली इन फर्स्ट वीक, इन्होंने सिर्फ एक वीक में, विद इन अ वीक, इन्होंने 5,000 मेन एंड विमेन को गिलोटिन कर दिया इन 1 वीक, क्योंकि लोग इनके अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, क्योंकि इन्होंने एक चीज और की थी। देखिए ये सारी चीजें तो आपकी क्लियर होंगी। सेलिबेसी, सेलिबेसी अगर देखिए मैं बेस्ट वर्ड है ब्रह्मचर्य, ठीक है। सो ये फीमेल सेलिबेसी मतलब उस टाइम पे चर्च को अपना जीवन डिवोट कर देना, तो ये उसके अगेंस्ट थे। एज वेल एज इन्होंने ही confined women to their homes। अब इन्होंने क्या किया, विमेन को कन्फाइन कर दिया उनके घरों तक। सो सेलिबेसी के अगेंस्ट थे ये, एंड विमेन को इन्होंने कन्फाइन कर दिया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके अगेंस्ट वॉइस रेज की। इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया था उसको एक्चुअल में कोई भी इनके अगेंस्ट, अगर कोई भी रिपब्लिक के अगेंस्ट बोलता, कोई भी इनके ऑर्डर के अगेंस्ट बोलता, कोई भी जैकोबिन्स के अगेंस्ट बोलता, तो उसको स्ट्रेट अभी गिलोटिन कर दिया जाता। जैसे कि एक फेमस पॉलिटिशियन एज वेल एज जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एज वेल एज एक जर्नलिस्ट थे, जीन पॉल मराट।
ये जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे, इन्होंने इनके अगेंस्ट वॉइस रेज की। स्ट्रेट अवे इनके लिए ऑर्डर आ गया कि इसको गिलोटिन कर दिया जाए, इनको ले जाया गया और इनको गिलोटिन कर दिया गया। ओलंपियाडिगॉग्स जिन्होंने इक्वल राइट, देखिए जैसे डिक्लेरेशन ऑफ मैंस राइट आया था, आपने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपकी बुक में मैग्ना कार्टा फॉर्म में गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स थे फॉर मेन पर्टिकुलरली वो क्या थे, तो वैसे ही ओलंपियाडिगॉग्स ने विमेन के लिए प्रिपेयर किया। सो विमेन को भी इन्होंने नेशनल असेंबली में अपनी वॉइस रेज की, वहां पे ओलंपियाडिगॉग्स को भी गिलोटिन कर दिया गया। देयर वर मोर देन 60 women clubs associations existed at that point of time in France। उनमें से सभी को क्लोज करवाया गया एंड मैक्सिमम जो इन न्यूज़पेपर, इन पॉलिटिकल क्लब्स, एसोसिएशंस की जो लीडर विमेन हुआ करती थी उनको जेल किया गया और उनमें से ज्यादातर को गिलोटिन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली। सो पीपल वर इन रियल फियर, मतलब लोग बहुत ही, मतलब यू कैन से असली डर में थे लोग उस टाइम पे। मतलब नोबडी वाज विलिंग टू अपोज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बट कहते हैं कि बुराई का समय ज्यादा लंबा नहीं होता। सो इन 1794 once he was alone, तो इनके जो सपोर्टर्स थे, दे डिमांडेड मॉडरेशन अगेंस्ट हिम। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, ही इज टोटली रॉन्ग, ये बस अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं, ही इज नॉट अ कम्युनिस्ट एट ऑल, ये कहीं से भी जैकोबिन्स को या कम्युनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, ये लोगों के फेवर में वर्क नहीं कर रहे, कोई भी इनके आइडियाज के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो ही वॉज कॉट एंड ही वॉज ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल अगेन। इनको पकड़ा गया, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के थ्रू इनके ऊपर केस चलाया गया एंड ही वॉज ऑल्सो publicly executed in July 1794। जुलाई 1794। सो यहां पे मैक्सिमिलियन का भी जो ये रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, अब यहां पे रेन ऑफ टेरर जो कि पीरियड था 1793 टू 1794 वो एंड हुआ। और यहां पे जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का एंड हुआ तो फिर डायरेक्टरी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए जिससे कि कोई भी सिंगल पर्सन, कोई सिंगल पर्सन यहां पे पावर एक्वायर ना कर सके। बट दिस वॉज द पीरियड, यही वो पीरियड था जब नेक्स्ट बड़ा नाम, मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इनसे बड़े कुछ एक ही नाम होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। यहां से अब नेपोलियन बोनापार्ट के राइज की शुरुआत है। नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से फ्रांस के लीडर बनते हैं, ऑल दैट, प्रेसिडेंट बनते हैं वो। नेपोलियन बोनापार्ट was a member of Jacobin club. Let me tell you, it is not given in your book. Napoleon Bonaparte was also a member of Jacobin club just like Maximilian Robespierre. But इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। इन्होंने एंटायर डायरेक्टरी को झुका दिया था अपने आगे नेपोलियन ने। नेपोलियन बहुत, यू कैन से he was a person who was full of valor, बहुत ही ज्यादा साहसी थे एंड वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता थे। किसी को भी ये अपनी बातों से अपने पक्ष में कर लिया करते थे। सो वी विल डिस्कस इट लेटर एंड द थिंग्स विच आई हैव लेफ्ट, जो भी चीजें मैंने इन 4 लेक्चर्स में छोड़ दी हैं वो उन बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं डेफिनेटली उनको डिस्कस करूंगा एंड आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग एंड यूपीएससी लेवल के अकॉर्डिंग भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि काफ़ी प्रेशर है, एज वेल एज कई स्टूडेंट्स मुझसे कई बार कॉल भी आया है उनका बच्चों का, उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज़ 6th 7th 8th 9th 10th
कि एकेडमिक से, सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ाएं। तो फॉर द टाइम बीइंग आई वुड लाइक टू क्लोज दिस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर, आई वुड से फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर द डे।